welcome to the new and second chapter of ISC Economics, that is Demand and Law of Demand. मैंने पहला चैप्टर लेफ्ट किया है क्योंकि उसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते. So first we are going to start with a very interesting question, that is why goods have prices. Goods के प्राइस क्यों होते हैं? हमें कोई चीज़ बाय करने के लिए उसके लिए प्राइस क्यों पे करना पड़ता है? Because they are useful and they are scarce in nature. Scarce means there is shortage of these goods. They are useful, ये यूज़फुल होते हैं इसलिए हम इनके लिए प्राइस पे करते हैं, और इनकी कमी होती है इसलिए हम इनके लिए प्राइस पे करते हैं. अब जैसे वाटर है और सनलाइट है, इन दोनों की कोई कमी नहीं है तो इनके लिए हम प्राइस पे नहीं करते हैं, ये भी यूज़फुल हैं. तो ये दोनों कंडीशंस नेसेसरी हैं एक गुड के लिए प्राइस देने के लिए. अब आते हैं डिमांड की मीनिंग में, जो कि हमारा चैप्टर है. डिमांड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड? डिमांड क्या होता है? डिमांड refers to the quantities of a commodity which consumers are willing and able to purchase at various possible prices during a particular period of time. Demand refers to quantities of a commodity, एक commodity की quantity which consumers, जो consumers willing कर रहे हैं परचेज़ करने के लिए, दे आर विलिंग टू परचेज़, वो कीन है परचेज़ करने के लिए, और उनके पास वो सोर्सेज भी हैं जिससे वो परचेज़ कर सकते हैं. परचेज़ करने के लिए सोर्स क्या है? प्राइस. तो वो परचेज़ करना चाहते भी हैं और उनके पास प्राइस भी है उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए. एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेज़, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे प्राइस होते हैं. तो इन सारे प्राइजेज़ में ड्यूरिंग एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने लोग उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, वो होती है डिमांड. उस चीज़ को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, बाय करना चाहते भी हैं और बाय कर भी सकते हैं, दैट इज़ डिमांड. अब इस डेफिनेशन में कुछ रिमार्क्स हैं जो नोट करने हैं, मतलब कि ये यही बता रहे हैं कि कुछ की पॉइंट्स हैं जो इस डेफिनेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, होने ही चाहिए. तो डिमांड इज़ एन इफ़ेक्टिव डिज़ायर. इफ़ेक्टिव डिज़ायर क्यों है? डिज़ायर क्या होता है? दैट हम कुछ ख़रीदना चाहते हैं. सबकी डिज़ायर होती है इन दिनों कि एक बढ़िया सी कार हो, सब डिज़ायर करते हैं, लेकिन वो डिमांड कब बनती है? जब हमारे पास पैसा होता है इस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए. तो डिमांड है एक इफ़ेक्टिव डिज़ायर, नॉट जस्ट डिज़ायर. सेकेंड, डिमांड इज़ ऑलवेज़ एट अ प्राइस. हम चीज़ें डिमांड करते हैं जब वो प्राइस में होती हैं. एक प्राइस होता है तब, जैसे एक चीज़ है कोई 200 रुपीज़ की है, तब उसे 100 लोग बाय कर रहे हैं. अब जब वो 300 रुपीज़ की हो गई, शायद उसे 90 लोग ही बाय करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के बजट से बाहर हो जाएगी ये सामान. तो डिमांड ऑलवेज़ एट अ प्राइस, एक प्राइस में होती है डिमांड, क्योंकि गुड्स की प्राइस होती है. थर्ड पॉइंट इज़ डिमांड इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के रेफरेंस में हम डिमांड बताते हैं. अब हम कह रहे हैं कि मारुति सुजुकी की डिमांड जब वो 5 लाख की थी, तब उसकी डिमांड 2 लाख पीपल ने करी थी, ठीक. लेकिन हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम भी बताएंगे कि कितने टाइम तक ये 2 लाख की डिमांड थी. तो 1 ईयर मान लो, 2 ईयर मान लो, कितना भी मान लो. तो 1 ईयर के टाइम पे जब मारुति सुजुकी 5 लाख की थी, तब उसकी डिमांड 2 लाख पीपल कर रहे थे. तो ये तीनों चीज़ नेसेसरी हैं. प्राइस, कितने लोग बाय कर रहे हैं, डिमांड दैट इज़, और ये टाइम. तो पीरियड ऑफ टाइम, प्राइस एंड इफ़ेक्टिव डिज़ायर. अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड. डिमांड कितने टाइप्स की होती है? तो डिमांड ओवरऑल 5 टाइप्स की होती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड.
Individual demand refers to quantities of a commodity that an individual consumer, single consumer is willing to purchase at various prices during a given period of time. जो एक सिंगल पर्सन डिमांड कर रहा है वो होती है इंडिविजुअल डिमांड. सिंगल पर्सन जितना गुड की क्वांटिटी डिमांड कर रहा है बहुत वेरियस प्राइसेस में एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो है इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल रिवर्स टू सिंगल. मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड में क्या है, जब बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं एक चीज़ की एट वेरियस प्राइसेस, बहुत सारे पॉसिबल प्राइसेस में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो है मार्केट डिमांड. मार्केट रेफर्स टू बहुत सारे लोग, अ होल ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक, मार्केट मीन्स ग्रुप. जब एक सिंगल हाउस होल्ड इंडिविजुअल जब किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है तो वो इंडिविजुअल डिमांड है, और जब काफ़ी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं तो वो मार्केट डिमांड है. सेकंड है एक्स एंटे डिमांड और एक्स पोस्ट डिमांड. एक्स एंटे डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. विलिंग टू बाय मतलब कि वो खरीदना चाहते हैं, विश है उनकी एक चीज़ खरीदने की. एक्स पोस्ट डिमांड क्या है, जब उनकी विश भी है और वो उनकी एबिलिटी भी है, वो भी कैपेबल भी है खरीदने के और उनकी विश भी है. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इस टाइम पे सबसे बहुत सारे लोग आईफोन ख़रीदना चाहते हैं. ऑलमोस्ट सभी ख़रीदना चाहते हैं आईफोन. तो उन सारी की विशेस है कि हम आईफोन ख़रीदें, पर उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है आईफोन ख़रीदने का. तो जो लोग सिर्फ विश कर रहे हैं वो एक्स एंटे डिमांड है, और जो लोग एबल हैं उसके लिए पैसा देने के लिए आईफोन ख़रीद पाने के लिए वो एक्स पोस्ट डिमांड है, जो विश भी है और एबिलिटी भी है. थर्ड डिमांड इज़ जॉइंट डिमांड. Joint demand refers to the demand for two or more goods which are used jointly or demanded together. तो joint demand क्या है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा गुड्स की डिमांड एक साथ होती है. जब हम एक गुड की डिमांड करते हैं तो दूसरे गुड की डिमांड अपने आप अराइज होती है. तो ऐसे गुड्स कौन से हैं, कार एंड पेट्रोल. बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है कार एंड पेट्रोल. इसमें क्या होता है कि जब हम कार की डिमांड करेंगे तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप राइज हो जाएगी. अब कार हमने ख़रीद ली तो कार हमने खड़ी करने के लिए तो ख़रीदी नहीं है, चलाने के लिए ख़रीदी है. चलाने के लिए पेट्रोल की नीड होगी, तो जब कार को हम ख़रीदेंगे तो पेट्रोल की नीड अपने आप राइज होगी, तो उसकी भी डिमांड होगी. तो दोनों डिमांड साथ साथ होंगी, दैट इज़ जॉइंट डिमांड. अब आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ डिमांड में, दैट इज़ डिराइव्ड डिमांड. Derived demand refers to demand for a commodity that arises because of demand for some other commodity. अब joint demand और derived demand काफ़ी हद तक बच्चों को सेम लगते हैं. क्यों? क्योंकि डिफरेंस नहीं पता. यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ किस चीज़ का है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का. डिराइव्ड डिमांड में डिमांड जो नेक्स्ट डिमांड होती है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की होती है. एक एग्जांपल लेते हैं, हाउस होल्ड. अब हमने हाउस होल्ड की डिमांड करी. ठीक, अब हाउस होल्ड बिल्ड करने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए, ऐसी डिमांड फुलफ़िल करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होंगे, दैट इज़ सीमेंट, ब्रिक एंड एक्सेट्रा. तो इसकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है. जब हमें एक डिमांड फुलफ़िल करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है तो वो है डिराइव्ड डिमांड. और जब हमें एक डिमांड फुलफ़िल करने के लिए दूसरे किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है तो दैट इज़ जॉइंट डिमांड. ये डिफरेंस है. डिराइव्ड डिमांड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है. हाउस होल्ड ऐसे तो बन नहीं पाएगा, कुछ उसके प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए. पेट्रोल कार के प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, कार को चालू करने में, उसको ले जाने में कहीं तक हेल्प करेगा, लेकिन जो सीमेंट और ब्रिक है वो हाउस होल्ड के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे.
अब फिफ्थ टाइप ऑफ डिमांड इज़ कॉम्पोजिट डिमांड. कॉम्पोजिट डिमांड refers to डिमांड फॉर गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस. उन गुड्स की डिमांड जिनके बहुत सारे यूजेस हैं. ऐसे गुड्स कौन से हैं? मिल्क है, इलेक्ट्रिसिटी है, और भी हैं, पर हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं. फर्स्ट इज़ मिल्क, सेकेंड इज़ इलेक्ट्रिसिटी. मिल्क का यूज़ होता है बटर बनाने में, घी बनाने में, चीज़ बनाने में, पनीर बनाने में, बच्चों को फीड करने में. बहुत सारे यूजेस होते हैं मिल्क के. तो जब किसी ऐसी चीज़ की डिमांड होती है जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं तो उस डिमांड को कॉम्पोजिट डिमांड कहते हैं. कॉम्पोजिट डिमांड क्या होती है? वो प्राइस के साथ थोड़े से प्राइस के चेंज में डिमांड में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है. ठीक है, अगर मिल्क का प्राइस थोड़ा सा डाउन होगा तो लोग उसे ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करने लगेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. थोड़े प्राइस के चेंज में डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाती है. तो टाइप्स ऑफ डिमांड का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं, मीन्स डिमांड को चेंज करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं या डिक्रीज़ करती हैं. सो फर्स्ट फैक्टर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है, दैट इज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कमोडिटी का प्राइस क्या है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एक डिमांड को सेट करने में. सो प्राइस क्या है? एक गुड के लिए जो हम पैसा देते हैं वो है प्राइस. अब जब प्राइस बढ़ेगा, किसी सामान का प्राइस बढ़ रहा है, मान लो कोई शर्ट है, उसका प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड घट जाएगी. और जब उसी शर्ट का प्राइस घट गया, डाउन हो गया, तो ज़्यादा लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. जब प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी. तो प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. ओके. सेकंड इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की इनकम ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है किसी चीज़ की डिमांड में. किसी गुड की डिमांड सेट करने में कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी इफ़ेक्ट करती है. यूजुअली क्या होता है कि जो इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि हम क्या लेते हैं, नॉर्मल गुड्स को कंसिडरेशन में लेते हैं. अगर हमें स्पेसिफिकली नहीं दिया है कि हम कौन सी गुड्स, क्वेश्चन में कौन से गुड्स की बात हो रही है, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और या फिर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़, तो हम नॉर्मल गुड्स को लेकर चलेंगे, विच मीन्स कि इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. डायरेक्ट रिलेशनशिप मीन कि इनकम में इंक्रीमेंट होगा तो डिमांड भी इंक्रीज़ करेगी, इनकम में डिक्रीमेंट होगा तो डिमांड भी डिक्रीज़ करेगी. जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है, हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है तो हम ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करते हैं. कम पैसा होता है, कम डिमांड करते हैं. ये नॉर्मल गुड्स हो गए. नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? सारे लग्जरीज़ कैटेगरी में जो गुड्स आते हैं वो सारे नॉर्मल गुड्स होते हैं. कौन से? क्लोथ्स, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविज़न सेट्स, कार्स एक्सेट्रा, ये सारे नॉर्मल गुड्स हैं. सेकंड आता है इन्फीरियर गुड्स. इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम. जब इनकम का लेवल एक लेवल के बाद इंक्रीज़ करता है, तब हमारे इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है. अब सपोज़ यहाँ पे हमारी डिमांड है इतनी, यहाँ पे डिमांड की क्वांटिटी है इतनी, यह है इनकम का, यह है डिमांड का. इस पॉइंट पे जब हमारी इनकम है तो हमारी डिमांड है Q1. जब हमारी इनकम इंक्रीज़ कर गई, एक लेवल के बियॉन्ड जब इंक्रीज़ कर गई, तो हमारी, ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी. क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो गई. क्यों? क्योंकि हम इतने कैपेबल हो जाएंगे, हमारी इनकम इतनी हो जाएगी कि हम सुपीरियर गुड्स को अफोर्ड कर पाएंगे. तो जब
हमारी इनकम एक लेवल के बियॉन्ड इंक्रीज़ कर जाती है तो हम इन्फीरियर गुड्स से अपना कंजम्पशन कट करके उस कंजम्पशन को सुपीरियर गुड्स की तरफ ले आते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स और इनकम का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉमन अगर बात करते हैं, हम कोई गुड्स मेंशन नहीं करते तो डायरेक्ट रिलेशनशिप ही लेंगे, और अगर इन्फीरियर गुड्स में मेंशन है तो वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। मींस इनकम इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड डिक्रीज़ करेगी, इनकम डिक्रीज़ करेगी तो डिमांड इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा इनकम हो जाएगी तो हम अपना कंजम्पशन इन्फीरियर गुड्स से हटा के सुपीरियर गुड्स की तरफ ले आएंगे। नेक्स्ट इज़ थर्ड इज़ इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जो कम पैसे में मिलती हैं, जैसे मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट हो गया। ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सबको नीड होती है इनकी, पर ये ज़्यादा महंगे नहीं होते, इनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ के साथ क्या होता है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ करती है इनकी डिमांड भी इंक्रीज़ करती है। इनकम इंक्रीज़ हो रही, क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन एक लेवल तक पहुंचने के बाद इनकम के फर्दर इंक्रीमेंट से इनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, इनकी डिमांड कांस्टेंट हो जाती है। कैसे? जब हमारी इनकम कम थी तो हमने मैच बॉक्स का एक बॉक्स ख़रीदा, जब थोड़ी सी बढ़ी 2 ख़रीदना शुरू किया, थोड़ी और बढ़ी 3 ख़रीदना शुरू किया, थोड़ी और बढ़ी हमने 1 पैकेट ले लिया, 4 पैकेट ले लिया, 5 पैकेट ले लिया। पर एक टाइम आएगा जब हम 5 पैकेट लेने के बाद ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, चाहे हमारी इनकम में जितना इंक्रीमेंट हो। तो ये है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ के साथ। एक लेवल तक इनकम के इंक्रीज़ होने से इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ की डिमांड इंक्रीज़ होगी, बट उस लेवल के बाद इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ की डिमांड कांस्टेंट हो जाएगी। हमारी इनकम उसके बाद इंक्रीज़ होती रहे भले ही, लेकिन हमारे इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ की डिमांड इंक्रीज़ नहीं होगी। इकोनॉमिक्स में ये सारे डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर ये टॉपिक ही आपसे पूछा जा रहा है और आप ये वाला पार्ट मेंशन कर रहे हैं तो ये डायग्राम को ज़रूर ही बनाएं, और ये सारी चीज़ें मेंशन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। IG मीन्स inferior goods, IN means inexpensive necessities, and NG means normal goods. Third point is consumers taste and preferences. कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड सेट करने में। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? दे डिपेंड अपॉन सोशल कस्टम्स, हैबिट्स कैसी हैं पीपल की, फैशन कैसा चल रहा है, फैशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, फिर जनरल लाइफस्टाइल, न्यू इन्वेंशंस, एडवर्टीज़मेंट, ये सारी चीज़ें भी कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को मैटर करती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को सेट करने में कंज्यूमर के। तो क्या होता है, अगर कोई क्लोथ है, मान लीजिए क्लोथ बहुत जल्दी आते हैं मार्केट में और बहुत जल्दी आउट फैशन भी हो जाते हैं, तो अगर उन क्लोथ्स की सप्लाई थी पर उनकी डिमांड उतनी नहीं हो पाई, सप्लाई ज़्यादा थी डिमांड कम थी, तो क्या होता है कि वो गुड्स कुछ बचे रह जाते हैं, उनकी जो प्राइस होती है वो डिक्रीज़ कर देते हैं प्रोड्यूसर्स ताकि सेल कर सकें। तो जब उनका प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है तो क्या अज्यूम करते हैं हम कि डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ओल्ड फैशन हो गया। कोई भी इन क्लोथ्स को ख़रीदना नहीं चाहेगा क्योंकि वो ओल्ड फैशन हो गया। तो प्राइस की डिक्रीज़ से इनकी डिमांड इंक्रीज़ नहीं करेगी। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस इस तरह मैटर करता है कि अगर कोई चीज़ फैशन में नहीं है, भले ही उसका प्राइस कम है, तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ नहीं करेगी। फोर्थ इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकेंड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स those goods which satisfy the same type of need and can be used in place of one another। जब कोई गुड्स हैं, 2 गुड्स हैं, एक ही नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के प्लेस में भी यूज़ हो सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है टी एंड कॉफ़ी। ये दोनों हैं जो एक ही नीड को सेटिस्फाई करते हैं, तो जो कि एक ही नीड को सेटिस्फाई करते हैं तो एक दूसरे के प्लेस में भी यूज़ हो सकते हैं। अगर
टी हमारे घर पास नहीं है तो हम कॉफ़ी को यूज़ कर सकते हैं उस टाइप की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब ये कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम है। इधर आता है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में सॉरी, प्राइस ऑफ कॉफ़ी, और एक्स एक्सिस में आता है डिमांड फॉर टी। अगर कॉफ़ी के प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉफ़ी का प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है तो डिमांड, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर किसी चीज़ के लिए हमें ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा है तो हम इससे बढ़िया कि कम प्राइस में उसी नीड को सेटिस्फाई करने वाला दूसरा प्रोडक्ट खरीद ले। तो ये होता है, जब प्राइस इतना था तो टी की डिमांड इतनी थी, जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड भी बढ़ गई, टी लोग ज़्यादा खरीदने लगे, प्राइस कॉफ़ी का कंजम्पशन कम कर दिया। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट्स, जो ऐसे गुड्स जो एक साथ यूज़ होते हैं, एक साथ यूज़ होते हैं, वो गुड्स कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसका एग्जाम्पल पहले भी हो चुका है, कार एंड पेट्रोल, ये दोनों गुड्स जो है एक साथ यूज़ होते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर हम इसका कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, इसका भी बढ़ाना पड़ेगा, इसका कम कर रहे हैं, इसका भी कम करना पड़ेगा। तो इधर इसका डायग्राम देखते हैं। इधर वाई एक्सिस पे आ रहा है प्राइस ऑफ पेट्रोल, एक्स एक्सिस पे आ रहा है डिमांड फॉर कार्स। अब ये है प्राइस, जब पेट्रोल का कम था तो कार्स की डिमांड ज़्यादा थी, प्राइस कम था पेट्रोल का, पेट्रोल कम पैसा लगेगा, एक कार को ड्राइव करने में कम पेट्रोल लगेगा, कम पैसे पे पेट्रोल मिल जाएगा, तो हम कार की ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। जो लोग कम इनकम वाले थे वो भी कार को अफोर्ड करे ले रहे थे, पेट्रोल का प्राइस अफोर्ड करे ले रहे थे, पेट्रोल उस प्राइस पे अफोर्ड कर ले रहे थे। लेकिन जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड कम हो गई। लेकिन मतलब कि अब कम लोग कार की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि अब कार को ड्राइव करने के लिए ज़्यादा पैसा लग रहा था, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था पेट्रोल खरीदने के लिए। अब कार बिन पेट्रोल के तो चल नहीं सकती, तो पेट्रोल का प्राइस कार की डिमांड को ज़रूर अफेक्ट करेगा। तो क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है इन्वर्स रिलेशनशिप, प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस पेट्रोल का इंक्रीज़ हुआ तो कार की डिमांड कम हो गई। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो टी की डिमांड भी इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ से हमारा 4th पार्ट ख़त्म होता है। सो द 5th फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड इज़ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में किसी गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, अभी से उन सब चीज़ों का स्टॉक बना के रख लेंगे, अभी कम प्राइस में स्टॉक खरीद लेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाए तो उन्हें ज़्यादा प्राइस पे ना करना पड़े उस प्रोडक्ट के लिए। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो, कि अगर उनकी इनकम में इंक्रीमेंट हो जाए फ्यूचर में, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, अभी भी गुड्स का कंजम्पशन ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कवर कर लेंगे उनकी इनकम फ्यूचर में इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक और एक्सपेक्टेशन क्या है, स्कार्सिटी। वो अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में किसी गुड की कमी हो सकती है, किसी गुड का नेचर स्कार्स हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, वो अभी से उस गुड का स्टॉक बना के रखेंगे, ताकि उन्हें स्कार्सिटी फेस ना करनी पड़े, तो वो उसका भी कंजम्पशन इंक्रीज़ कर देंगे। ये हो गई कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को। 6th इज़ कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़। अगर हमें किसी चीज़ को बाय करने के लिए क्रेडिट मिल जाता है, लोन आसानी से मिल जाता है, तो हम उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। अगर हमें कार लोन ईज़िली मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार ख़रीदने लगेंगे, कार की डिमांड बढ़ जाएगी अगर हमें क्रेडिट ईज़िली मिल जाए। 7th पॉइंट इज़ डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक का। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू मैच द कंजम्पशन स्टाइल ऑफ अदर पर्सन सच एज फ्रेंड्स, नेबर्स एक्सेट्रा।
ये क्या होती है, टेंडेंसी होती है लोगों की दूसरों की कंजम्पशन स्टाइल को मैच करने की। क्या होता है, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आईफोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्लोथिंग पहन रहे हैं, बहुत अच्छे क्लोथ्स ख़रीद रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भी उनके कंजम्पशन स्टाइल को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट। जब हम किसी चीज़ को मैच करने की कोशिश करते हैं तो हम उस चीज़ को बाय करेंगे, तभी मैच कर देंगे। अगर अच्छे लोग अच्छे क्लोथ्स ख़रीद रहे हैं, हम वैसा क्लोथ ख़रीदना चाहते हैं, बहुत लोग उनकी कंजम्पशन स्टाइल को मैच करना चाहेंगे, उस क्लोथ की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट। हम किसी को देख के अपना कंजम्पशन चेंज कर रहे हैं, अपना भी उस चीज़ का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरह डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट डिमांड को अफेक्ट करता है। 8th पॉइंट इज़ साइज़ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर कंट्री में पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा होगी, बहुत ऑब्वियस सी बात है। कॉम्पोजिशन कैसे अफेक्ट करती है, अगर कंट्री में यूथ ज़्यादा है तो किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, फ़ोन वगैरह, लैपटॉप्स, जीन्स, इन सब की डिमांड ज़्यादा होगी। तो कॉम्पोजिशन भी अफेक्ट करती है। यूथ ज़्यादा तो यूथ के प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड किए जाएंगे। 9th फैक्टर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा वो लोग ज़्यादा लग्जरी की डिमांड करेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल होता है तो लग्जरियस गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होता है, सबके पास इक्वल पैसा है, तो सब नेसेसिटीज़ के लिए ही डिमांड करेंगे, तब नेसेसरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। 10th फैक्टर इज़ क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी डिमांड सेट करने में हेल्प करती हैं। अगर समर सीज़न है तो समर प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी, जैसे आइस, एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, इन सब की डिमांड समर्स में ज़्यादा होगी। और अगर विंटर सीज़न चल रहा है तो किसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो ब्लोअर्स, हीटर्स, वुलन क्लोथ्स, इन सब की डिमांड ज़्यादा होगी। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं डिमांड सेट करने में। 11th एंड लास्ट फैक्टर इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जिन कमोडिटीज़ में जीएसटी के थ्रू टैक्सेस लगा देगी, एक्साइज ड्यूटीज़ लगा देगी, तो उन सारी कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड लोग कम करेंगे। और दूसरी साइड में अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है रोड्स के कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में, तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी इन चीज़ों के कंस्ट्रक्शन में जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, उन सारे फैक्टर्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। और अगर प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है तो उन प्रोडक्ट्स की प्राइस कम हो जाएगा, तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। सो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। जो डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स हम अभी पढ़ के आए हैं, उनके और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप को स्टेट करता है वो होता है डिमांड फंक्शन, दैट इज़ डिमांड फंक्शन। अब इसको अगर हम एक एक्सप्रेशन के थ्रू, एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो हम लिखेंगे डी एन रिप्रेजेंट डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, दैट इज़ एन। एफ इज़ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड इट्स ऑल डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज़ पी एन इज़ price of the commodity n. Second is P1, Pn-1, that indicates price of all other other related commodities, that are substitute goods and complementary goods, उनका price. Y stands for income of the consumer. T stands for taste of the consumer, taste and preference. E stands for consumer's expectation. H is the size of population. Y refers to distribution of income and G stands for government policies. तो ये सारे फैक्टर्स हैं
जो इस डिमांड को अफेक्ट करेंगे। डिमांड क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिमांड इनके ऊपर डिपेंड रहती है। ये फैक्टर्स डिमांड के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लेकिन डिमांड इनके ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये चेंज होंगे तो डिमांड में इफ़ेक्ट आएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट भी फिनिश होता है। Thank you for watching this video. I'll come up with the second part tomorrow. Till then, bye bye. Please like, share and subscribe my channel.